सो हेलो एवरीवन, जो आओ अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में वी हैव फिनिश्ड सब स्ट्रिंग, ओके, एंड मैंने आपको एक गेट का क्वेश्चन भी कराया था। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर पढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। सो अब टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। अब हमने अल्फ़ाबेट देखा, अब अल्फ़ाबेट की पावर का क्या मीन है। अल्फ़ाबेट हम सिग्मा से दिखाते हैं। सो देखो पावर के बारे में पढ़ते हैं। सो इफ सिग्मा इज एनी अल्फ़ाबेट देन इस सिग्मा की पावर k इज ए सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली k। मतलब अगर कोई सिग्मा मतलब अल्फाबेट कुछ है, देन व्हाट इज सिग्मा की पावर k। मतलब ये एक ऐसा सेट है अल्फाबेट जिसके अंदर एग्जैक्टली k लेंथ के हमारे पास क्या है, सिंबल है और मे बी स्ट्रिंग है, जो भी है। ठीक है, सिग्मा की पावर k क्या है, सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एग्जैक्टली लेंथ k। अब अगर वो 1 है, सो मैं इसे सिग्मा लिखूंगा, सिग्मा की पावर 1 बराबर सिग्मा, तो इसका एग्जांपल होगा 0,1। अगर ये 2 है तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये सिग्मा है 0,1 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है, सिग्मा इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू सिग्मा, मतलब 0,1 मल्टीप्लाइड बाई 0,1, मतलब 2 है। तो इस सेट के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स या फिर जितने भी सिंबल होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, 2। सिंबल गलत कह रहा हूँ बार बार, सिंबल तो ये एक एक होते हैं। ये क्या होगी, अल्फ़ाबेट में क्या होगी, स्ट्रिंग्स। जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी उसकी लेंथ क्या होगी, 2। तो देखो 0 इंटू 0 0 0, वो मैथ वाला इंटू इंटू मत करना, 0 0 0 1 1 0 1 1 1। सो ये सिग्मा स्क्वेयर हो गया। इसमें 2 क्या दिखा रहा है कि जितनी भी ये स्ट्रिंग्स है उनकी लेंथ क्या है, इन सब की लेंथ क्या है, 2 है। बस ये एक टर्म होती है हमारे पास, पावर ऑफ द अल्फ़ाबेट। जितनी भी अल्फ़ाबेट की कुछ पावर होगी, लेट्स से के, तो उस सेट में जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी, इन स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या होगी, के होगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, एक टर्म आती है हमारे पास सिग्मा प्लस, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। अब ये क्या होता है, सो ये होता है आपके पास सिग्मा क्लोजर बराबर सिग्मा और मे बी सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 टिल 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 यूनियन सिग्मा की पावर n। इन सबके यूनियन को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा प्लस, मतलब पॉजिटिव क्लोजर। 1 2 3 4 5 से लेके n तक सारे पॉजिटिव नंबर है ना, तो इन सबका यूनियन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। कुछ खास टर्म नहीं है, बस एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अगर कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में सिग्मा प्लस लिखा जाए, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, इन सबका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएगी उसमें। ठीक है, सिग्मा प्लस कंटेन ऑल द नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जनरेटेड फ्रॉम द सिंबल सिग्मा। अगर आपने कोई सिग्मा डिफाइन कर दिया ना, तो इससे जितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स है उसके सेट को बोलते हैं हम पॉजिटिव सिग्मा प्लस, मतलब पॉजिटिव क्लोजर। आपने कोई भी सिग्मा दे दिया, लेट से ए कोमा बी दे दिया, तो इससे जनरेटेड जितनी भी पॉसिबल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स का सेट होगा ना, वो किसके अंदर कंटेंट होगा, हमारे सिग्मा प्लस में। फिर एक बात कह रहा हूँ, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब एप्सिलॉन नहीं होगा सिग्मा प्लस में। अब एक टर्म आई हमारे पास क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर क्या होता है, बस कुछ नहीं है, इसके अंदर एप्सिलॉन और ऐड कर दिया, सो क्या बन गया, क्लीन क्लोजर। सो बेसिकली क्लीन क्लोजर इज नथिंग बट, क्लीन क्लोजर को ऐसे दिखाते हैं सिग्मा स्टार से, इक्वल्स टू नथिंग बट एप्सिलॉन यूनियन। देखो क्लीन क्लोजर इज नथिंग बट एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब एप्सिलॉन यूनियन सिग्मा स्टार, सिग्मा प्लस सॉरी। ये सारा पॉजिटिव क्लोजर है जिसके अंदर सारी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स है प्लस एप्सिलॉन, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे हम यूनिवर्सल इसे हम यूनिवर्सल अल्फाबेट भी बोलते हैं बेसिकली। मतलब इसके अंदर को कुछ भी नहीं बचा, सब आ गया, एम्प्टी भी आ गया, नॉन एम्प्टी भी आ गया। एक अल्फाबेट से जितनी भी स्ट्रिंग्स है एम्प्टी प्लस नॉन एम्प्टी जितनी भी जनरेट हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, उसके सेट को क्या कहते हैं, हम क्लीन क्लोजर कहते हैं। सो बेसिकली नथिंग बट एप्सिलॉन यूनियन सिग्मा स्टार इज नोन एज क्लीन क्लोजर। अब हम हमारी बेसिक टर्म्स खत्म हो गया, अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है, अब तक हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा विच इज सिग्मा।
अब लैंग्वेज क्या है? सो लैंग्वेज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा इज नोन एज अ लैंग्वेज। इस अल्फाबेट सिग्मा से जितनी भी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होगी वो क्या होगी? लैंग्वेज होगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव क्लोजर, ये क्या है? बेसिकली एक लैंग्वेज है। इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। अब उसमें इनफाइनाइट है वो हमारी गलती नहीं है, बट ये क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है। ठीक है। सो लैंग्वेज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा इज कॉल्ड एज ए लैंग्वेज। लेट्स से मैंने आपको सिग्मा दे दिया ए कोमा बी। अब मुझे इसके लिए कोई लैंग्वेज बनानी है। लेट्स से एल मैंने एक लैंग्वेज बनाई जिसमें मैं ए बी बी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रफ पे। लेट्स से मैंने आपको एक अल्फाबेट दे दिया ए कोमा बी। अब मैं इसे कोई भी लैंग्वेज बना सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक फाइनाइट लैंग्वेज बनाई। फाइनाइट लैंग्वेज आगे बताऊंगा, टर्म आएगी हमारे पास। लेट्स से मैंने एक फाइनाइट लैंग्वेज बनाई ए बी 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 ए। तो ये बेसिकली क्या है? ये लैंग्वेज है। क्या है इसके अंदर? ये सब है हमारे पास स्ट्रिंग्स। कहाँ से आई है स्ट्रिंग्स? किससे जनरेट हुई है? इस अल्फाबेट सिग्मा से। सो लैंग्वेज इज नथिंग बट ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेटेड फ्रॉम अल्फाबेट सिग्मा। ओके। सो ये हमारी डेफिनेशन होगी लैंग्वेज की। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम द अल्फाबेट सिग्मा इज नोन एज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के टाइप होते हैं हमारे पास। एक तो होती है एम्प्टी लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ नहीं होता, और एक होती है हमारे पास नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। नॉन एम्प्टी लैंग्वेज वही अभी बताया, फाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब एम्प्टी लैंग्वेज क्या होती है? एम्प्टी लैंग्वेज होती है आपके पास, इसे दिखाते हैं एल बराबर फाइव से, या फिर इसे दिखाते हैं एल बराबर ऐसे। ठीक है। बेसिकली क्या है? इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। मतलब अगर ये मैंने ऐसे लिखा होता ना, सो ये नॉन एम्प्टी लैंग्वेज होती, बिकॉज इसके अंदर कोई ना कोई तो स्ट्रिंग है, बेहद एम्प्टी है। वी डोंट नो, वी डोंट, हमें लेना देना नहीं है कि कोई भी स्ट्रिंग हो। एम्प्टी स्ट्रिंग भी है बट कोई तो स्ट्रिंग है ना। डज ए सिंगल स्ट्रिंग एग्जिस्ट? हाँ, एग्जिस्ट करती है। कोई भी एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है, बेहद वो स्ट्रिंग एम्प्टी है। वी डोंट नीड अबाउट टू थिंक अबाउट द स्ट्रिंग। बेहद वो एम्प्टी है बट है तो वो फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल हुआ। अगर कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे कि एल के सेट को मैंने खाली छोड़ दिया, फिर अगर एल को मैंने 5 दिखा दिया, उसका मतलब होता है कि ये एक एम्प्टी लैंग्वेज है। और नॉन एम्प्टी लैंग्वेज इसका जस्ट उल्टा, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हो, मतलब जिसके अंदर स्ट्रिंग हो बेसिकली, जिस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग हो। अब वो फाइनाइट हो तो हो जाएगी फाइनाइट लैंग्वेज, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये मैंने आपको एक फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल दिया। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज के बारे में। वही एग्जांपल है, लेट्स से अगर अल्फ़ाबेट मैंने आपको ये दे दिया 01, तो इससे मैंने एक फाइनाइट लैंग्वेज बनाई 00011011। ओके। एंड ये एक तरीके से इनफाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल हो गया, 0 पावर n 1 पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये पावर n मतलब वो नहीं है कि 0 की पावर 1 चढ़ाओगे तो 0 लिखोगे, नहीं। इसका मतलब है रिपीटिशन। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल को यहाँ लूँ रफ नोट्स पे, l बराबर 0n1n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो n की 1 वैल्यू पुट जाएगी तो 0 की पावर 1 मतलब मुझे एक बार 0 लिखना है, 1 की पावर 1 मतलब मुझे एक बार 1 लिखना है। सो ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग बन गई। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मुझे 2 बार 0 लिखने हैं। n की वैल्यू 2 इधर रखूंगा तो मुझे 2 बार 1 लिखने हैं। सो ये मेरी दूसरी स्ट्रिंग बन गई। n की वैल्यू 3 मतलब मुझे 3 बार 0 लिखने हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 3 मतलब मुझे 3 बार 1 लिखने हैं। तो इस टाइप की आपकी लैंग्वेज चलती जाएगी। सो ये क्या है? एक तरीके से इनफाइनाइट लैंग्वेज है। और यही मैंने अगर यहाँ पे 0 लिखा होता तो 0 की पावर 0 इज नथिंग बट एप्सिलन, 1 की पावर 0 इज नथिंग बट एप्सिलन, एंड एप्सिलन इंटू एप्सिलन इज एप्सिलन। सो अगर ये होता तो इस सेट में एक एप्सिलन स्ट्रिंग भी आ जाती विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एक बात ध्यान रखना है इसकी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता, केसेस बता रहा हूं मैं आपको, इस केस में एप्सिलन आता नहीं आता, बिकॉज देखो अगर आप यहाँ 0 रखते तो यहाँ तो आ जाता एप्सिलन, बट आप अगर आप यहाँ 0 रखते तो 0 प्लस 1 इज 1। तो एप्सिलन के साथ अगर कोई भी वैलिड स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो रही है, ये एप्सिलन है, ये कोई भी वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है।
सो रिजल्ट हमेशा वैलिड स्ट्रिंग ही आता है। ओके, अगर एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा एप्सिलॉन ही आएगा, जो इस केस में हो रहा था हमारे पास, जब हम दोनों में जीरो रख रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन आया। तो ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक टर्म्स है जिससे आगे अगर किसी को पता नहीं होगा कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एम्प्टी लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया था, द लैंग्वेज विच डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग, नॉट इवन द एम्प्टी स्ट्रिंग, जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, नॉट इवन द एम्प्टी स्ट्रिंग इज नोन एज एम्प्टी लैंग्वेज डिनोटेड बाय फाई, और ऐसे भी डिनोट करते हैं। इस लैंग्वेज का मोड क्या होता है? जीरो, मतलब इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। ओके, मोड एल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज। एंड मोड डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रिंग के अंदर सिंबल कितने हैं। इन दो टर्म्स को आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। नॉन एम्प्टी लैंग्वेज क्या है हमारे पास? ऐसी लैंग्वेज जो एटलीस्ट एक स्ट्रिंग कंटेन करती है हमारे पास। एटलीस्ट एक स्ट्रिंग मतलब एटलीस्ट एक स्ट्रिंग तो होनी चाहिए, बेहद एप्सिलॉन हो तो मैं उसे नॉन एम्प्टी लैंग्वेज बोलूंगा। ठीक है, बेहद एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग कंटेन करती हो, बट है तो स्ट्रिंग ना। एप्सिलॉन भी एक स्ट्रिंग तो मानी जाएगी, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे ना हो। सो एल बराबर एप्सिलॉन, ये मेरे पास है क्या है? नॉन एम्प्टी लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर कम से कम एक तो स्ट्रिंग है, चाहे वो बेहद एप्सिलॉन हो। कुछ और हो सकते है तो उससे अच्छी बात नहीं है, बट अगर एप्सिलॉन भी है तो तब भी मैं उसे नॉन एम्प्टी लैंग्वेज बोलूंगा, एम्प्टी नहीं बोल सकता। ठीक है, सो यहाँ पे मोड एल की वैल्यू क्या है? 1, बिकॉज एक स्ट्रिंग तो है चाहे बेहद एम्प्टी है, एप्सिलॉन तो है। सो मोड एल की वैल्यू 1। इस लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं 00011011। यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग है? 1 2 3 4, तो इसका एल क्या हो गया? 4। जिसका भी मोड एल ग्रेटर देन 0 है वो क्या है हमारे पास? नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज है, सॉरी। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट है। इफ एल इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट, अगर कोई सिग्मा एक अल्फाबेट है, देन सिग्मा स्टार इज नोन एज यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैंने आपको अभी बताया था, अगर अल्फा कोई अल्फाबेट है तो इस अल्फा स्टार मतलब सिग्मा स्टार को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लैंग्वेज। मतलब इस लैंग्वेज के अंदर उस अल्फा से बने सारी स्ट्रिंग्स आ गई, एम टी प्लस जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती है इस अल्फा से, इस सिग्मा स्टार के अंदर वो सब आ गई, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज। कोई भी अल्फा के लिए सिग्मा स्टार क्या होगा? उसका यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी। इफ एल इज एनी लैंग्वेज डिफाइंड ओवर द सिग्मा, देन एल इज सबस्ट्रिंग ऑफ अल्फा स्टार। मतलब अगर कोई भी एल लैंग्वेज डिफाइंड है ना हमारे पास किसी भी अल्फाबेट पे, सो ये चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, हमेशा सिग्मा स्टार का सबसेट ही होगी, बिकॉज सिग्मा स्टार तो यूनिवर्सल है भाई। उस अल्फाबेट से जनरेटेड करोड़ों अरबों स्ट्रिंग्स का सेट है वो सिग्मा स्टार। सो कोई भी लैंग्वेज होगी बेसिकली फाइनाइट इनफाइनाइट, वो किसका सबसेट होगी हमारे पास? इसका तो सबसेट होगी ही होगी। ठीक है, मतलब इस लैंग्वेज में वो मिल ही जाएगी। कोई भी हम अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज क्रिएट करेंगे फॉर द अल्फा, जैसे कि हमने करी थी, जैसे कि अभी हमने ये लैंग्वेज क्रिएट करी थी ना, सो ये इस सिग्मा स्टार के सबसेट में हो ही जाएगी, मतलब ये लैंग्वेज इसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, और बेसिकली बिल्कुल कॉमन बात है, समझ आ रही होगी क्यों होगा। बिकॉज सिग्मा स्टार क्या है? इट इज द टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल बाय द अल्फाबेट सिग्मा। ओके, अब आ जाते हैं फाइनाइट लैंग्वेज पे। द लैंग्वेज विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड इंपॉर्टेंट बात क्या, जो बुक्स वगैरह नहीं लिखते, वेयर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज ऑल्सो फाइनाइट इज नोन एज फाइनाइट लैंग्वेज। लैंग्वेज में तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगी होगी, परंतु जो हर स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना वो भी फाइनाइट होगी, तो तब मैं उसे बोलूंगा फाइनाइट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फाइनाइट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास अल्फाबेट है तो 00011011, ये फाइनाइट लैंग्वेज एल है जिसकी लेंथ 4 है, और जिसके अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी भी लेंथ फाइनाइट है, 2 2 2 2। ओके, ये भी मेरे पास एक फाइनाइट लैंग्वेज है जिसका साइज हमेशा फाइनाइट आएगा। ठीक है, एन लेस देन इक्वल्स टू 100, तो कितनी टर्म्स होगी इसमें? एप्सिलॉन भी गिन ले तो 101 टर्म्स होगी। तो ये भी एक फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल है। ओके, इनफाइनाइट लैंग्वेज। ओके, द लैंग्वेज विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग, एक लैंग्वेज जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैं, बट
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फाइनाइट, जो लेंथ होगी ना स्ट्रिंग की वो फाइनाइट होगी भाई। मैं स्ट्रिंग तो लिख रहा हूँ बट उसकी लेंथ फाइनाइट होगी, काउंटेबल होगी, बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनफाइनाइट होगी। जैसे कि ये एग्जांपल 0 पावर n 1 पावर n n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है बट जो भी स्ट्रिंग लिखूंगा उसकी लेंथ इज काउंटेबल फाइनाइट। ओके, ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे कि देखो लेट्स से मैंने एक फाइनाइट लैंग्वेज ली l बराबर 00011011 एंड एक स्ट्रिंग ली, वो मुझे मैच करानी है कि मेरी लैंग्वेज में है या नहीं है। तो फाइनाइट लैंग्वेज के केस में तो चलो मैं एक तरीके से लीनियर सर्च लगाऊंगा, इसको पहले फर्स्ट लैंग्वेज इससे मैच करूंगा, फिर इसको इससे मैच करूंगा, इसको इससे मैच करूंगा, इसको इससे मैच करूंगा। ओके, बट अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है और मुझे कोई स्ट्रिंग दे दी कि मुझे वो बताना है कि वो इस लैंग्वेज में कंसिस्ट करती है या नहीं करती। तो सोचो, अगर इसे आप एक तरीके से वो सोचो डीएसए की तरफ चले जाओ, एरे मान लो इसे, अगर एरे की लेंथ फाइनाइट है तो मैं कम से कम लीनियर टाइम में तो सर्च कर ही पा रहा हूँ, बट अगर एरे की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो लीनियर सर्च बहुत भारी पड़ जाएगा, कभी मुझे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं कि मेरी वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सी मशीन आई हमारे पास, विच इज नोन एज फाइनाइट ऑटोमेटा, विच इज नोन एज फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हमारा मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। मैं एक ऐसी मशीन बना दूं जो क्या कर सके, उसको मैं एक वैलिड स्ट्रिंग दूं, ठीक है, एंड वो मुझे बता सके एक इनफाइनाइट लैंग्वेज के सेट में कि वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, फाइनाइट ऑटोमेटा आया। क्या आया, फाइनाइट ऑटोमेटा आया। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब एफए आया। इनफाइनाइट, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन तो काफी आसान है कि मैं फाइंड कर सकता हूँ, बट इस इनफाइनाइट लैंग्वेज में से अगर मुझे कोई स्ट्रिंग फाइनाइट करनी है तो उस रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, उस डायग्राम जिससे मैं बता पाऊँ कि ये मान लो ये स्ट्रिंग है, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, मुझे येस या नो में आउटपुट देना है, इस रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, फाइनाइट ऑटोमेटा बोलूंगा, जो सिर्फ दो रिजल्ट देगा, या तो येस या तो नो। मैं एक ऐसी मशीन बना दूंगा जो मुझे बता देगी कि ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में आती है या नहीं आती। ठीक है, लेट्स से ये मैंने एक मशीन बनाई। अभी आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसे मैंने इनिशियल स्टेट क्यों बोला है, ये डबल गोले वाले को फाइनल स्टेट क्यों बोला है, ये सब रिप्रेजेंटेशन है। अब ये लैंग्वेज ये क्या करती है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है, इसने क्या कर लिया, इसने मेरी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज को स्टोर कर लिया। बिकॉज हमारे पास मशीन्स में जो स्टोरेज होती है वो होती है फाइनाइट। लेट्स से जैसे कि ये लैंग्वेज थी, तो इस लैंग्वेज को स्टोर करने के लिए मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ये लैंग्वेज फाइनाइट है, इसकी लेंथ 4 है, तो इतनी स्टोरेज मैं मैनेज कर सकता हूँ। बट एक अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज आ जाए, लेट्स से दिस 0x, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेयर एवरी स्ट्रिंग इज 0x। अभी x कुछ भी हो सकता है, 0000111, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ रही है इस लैंग्वेज में। बट मेरे पास क्या है, मेरे पास मेमोरी तो फाइनाइट है ना भाई। मेमोरी आप कभी किसी सिस्टम में इनफाइनाइट देख सकते हो, आपके लैपटॉप में इनफाइनाइट मेमोरी है, नहीं है। सो एक ऐसी मशीन जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक इनफाइनाइट लैंग्वेज को स्टोर करा सके, उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। इनफाइनाइट मेमोरी को एक फाइनाइट मेमोरी में स्टोर करा सके इन टर्म्स ऑफ मशीन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं। सो देखो ये मैंने एक मशीन बनाई जो मुझे बता देगी कि मेरी कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज में या नहीं करती। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, मान लो w बराबर 100 को स्कैन करना है। ठीक है, अब मेरे पास लैंग्वेज यहाँ पे क्या थी, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद 0 एक्स कुछ भी हो सकता है, 0011 कुछ भी, मतलब एक्स कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जो इससे बन सकती है, बट मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, स्ट्रिंग स्टार्ट विद 0। तो उसके लिए मैंने एक मशीन बनाई। देखो अगर मेरी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होगी, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है 010, अब मुझे इसे पता करना है कि ये इतनी बड़ी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
सो W बराबर 0 1 0। पहले ये कैरेक्टर रीड किया जाएगा, इस 0 को हम इनिशियल स्टेट से चलाएंगे। इस 0 ए स्टेट पे है, इनिशियल स्टेट पे 0 है इनपुट, तो 0 रीड करके कहा जा रहा है ये बी स्टेट पे, एंड बी क्या है मेरी फाइनल स्टेट। मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करूंगा 1। यहाँ मैंने क्या लगा रहा है, इसे क्या बोलते हैं सेल्फ लूप। मतलब इस स्टेज पे अगर स्ट्रिंग बची है, जैसे 0 1 0 मेरी स्ट्रिंग थी, नेक्स्ट क्या है मेरा इनपुट 1। अब इस स्टेट पे मैं हूँ, इस स्ट्रिंग से इस स्टेट से 1 कहाँ पे जा रहा है, ये 1 का लूप लगा हुआ है, 0 1 कोई भी आ जाए, सेल्फ लूप लगा हुआ है। 1 आया मेरा, तो मैं सेल्फ लूप से वापस किससे पहुंच गया, वापस बी स्टेट पे पहुंच गया। मेरी स्ट्रिंग थी 0 1 0, मैंने 0 को भी रीड कर लिया, 1 को भी रीड कर लिया। मैं अभी बी स्टेट पे हूँ 1 को रीड करने के बाद, फिर 0 आ गया, फिर मैं कहाँ पहुंच गया, वापस इसी स्टेट पे 0 को रीड करके पहुंच गया। सो लास्ट में मैं कहाँ आया, फाइनल स्टेट पे। अगर मैं फाइनल स्टेट पे आ गया तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। W बराबर 0 1 0 क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। मैंने इतनी बड़ी लैंग्वेज में इस स्ट्रिंग को रीड करके बता दिया कि ये इस लैंग्वेज में है या नहीं है, क्योंकि मैंने इस इन्फिनाइट लैंग्वेज को इस छोटी सी मशीन में स्टोर करा दिया। अब कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग आई, लेट से W बराबर 1 0 0 आई, अब इस लैंग्वेज का कोडिंग तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट अगर मैं इस पागलपन की तरह लीनियर सर्च में लगाऊंगा तो कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, कभी बता ही नहीं पाऊंगा। इस मशीन से तुरंत ढूंढ दूंगा। W बराबर 1 0 0, तो सबसे पहले 1 आया, इनिशियल स्टेट से हमेशा स्टार्ट करते हैं। सो 1 आया, ए से 1 स्टेट पे कहाँ पहुंच गए, अब सी स्टेट पे पहुंच गए। अब सी स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है सी स्टेट से इस फाइनल स्टेट तक का कोई पाथ ही नहीं है, सो वैसे ही पता लग जाना चाहिए कि इनवैलिड स्टेट है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। अब आया 0, अब मैं सी स्टेट पे हूँ, 0 पे जाना है, तो 0 का लूप मुझे दिख रहा है सेल्फ लूप है। ये सेल्फ लूप किसके लिए, 0 1 के लिए। तो 0 रीड किया, मैं वापस इस स्टेट पे पहुंच गया, फिर मैं फिर 0 रीड किया, फिर इस स्टेट पे पहुंच गया। तो जो मेरी फाइनल स्टेट है वो कौन सी है, सी। एंड ये क्या है, जो सिंपल ये वाली स्टेट होती है, ये क्या होती है, नॉन फाइनल, मतलब ये फाइनल नहीं है। मतलब अगर तुम किसी ऐसी स्टेट पे हो ना, मतलब आप फाइनल स्टेट तक पहुंचे ही नहीं। सो ये सी क्या है मेरी, बेसिकली नॉन फाइनल स्टेट है। कौन सी स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट। अगर मैं किसी स्ट्रिंग को रीड कर लूँ और लास्ट में मैं कहाँ पहुंचूँ, किसी नॉन फाइनल स्टेट पे, तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाती है हमारी, रिजेक्ट। क्या हो जाती है, रिजेक्ट। तो बेसिकली आई कैन से दैट दिस स्ट्रिंग इज नॉट इन द लैंग्वेज, इट इज रिजेक्टेड। ओके, एंड बेसिकली इसे मैंने डेड स्टेट क्यों बोला, आगे हम बहुत आगे पढ़ेंगे। 3 टाइप ऑफ स्टेट होती है, अनरीचेबल स्टेट, डेड स्टेट एंड इक्वल स्टेट। सो मैंने इसे डेड स्टेट क्यों बोला, डेड स्टेट वो स्टेट होती है जिससे हम की कोई भी फाइनल स्टेट पे पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी के लिए सुन लो, बाकी हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये एक प्लांट था आपकी एक मशीन का, जिसे मैंने बोल दिया ये मेरा एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। एंड जिसे ने शुरू से देखा होगा, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा एक डीएफए है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसे मैं डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने एक इनवैलिड इनपुट भी दिया तब भी इसने रिस्पोंड कर दिया, बता दिया कि ये नॉन फाइनल स्टेट पे गई है, एंड नॉन फाइनल स्टेट मतलब रिजेक्ट। तो ये क्या है मेरा, डीएफए है, ये मेरा क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑलवेज अगर आपको बोला जाए एफए बनाओ, तो याद कर लो, गांठ बांध लो इस बात को, आपको क्या बोलेगा वो, डीएफए बनाओ। कभी भी क्वेश्चन में बोले ना एफए बनाओ, तो आपको क्या बनाना है, डीएफए। एनएफए का सोचना भी नहीं है। ये डीएफए एनएफए उसको समझ आ रहा होगा जिसने फर्स्ट वीडियो से देखा है मेरा लेक्चर, ठीक है। सो ये हो क्या हो गया, आपकी डेड स्टेट हो गई। यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले, कि मैं रीड करते करते सी पे जा रहा हूँ, सी नॉन फाइनल स्टेट है तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, मैंने 0 1 0 लिया, मैं फाइनल स्टेट बी पे जा रहा हूँ, ये मेरी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से हम और डेप्थ में फाइनाइट ऑटोमेटा को पढ़ेंगे। मतलब यहाँ तक हमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए अपने सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ से हमारे पास मेन टॉपिक्स स्टार्ट होंगे। वो भी मेन टॉपिक्स थे, बट वो एक बेस था आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारे मतलब 1 2 क्लास के बाद यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, हम ढेर सारी मशीन्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर बस इतना ही आया, आपको समझ में आया होगा सारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।